एवरीवन, वेलकम टू 67th बीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स जो कि चाणक्य आईएएस एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और आज हम लोग पॉलिटी का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ने अभी तक 2 या 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम देखेंगे कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में समझेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और हमें कैसे आंसर्स करना है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पहले अभी तक क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया फेवरेट प्रेसिडेंट। देखिए अब पीवाईक्यूज जो अभी तक यहाँ पर आए हुए हैं उसको अगर आप नोटिस करें तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है कि द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन द फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, इफेक्टिव इफ द नॉटी यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट लिसन टू हिम इवैल्यूएट। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। यानी कि अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके बारे में। और इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ही वो है जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमें समझना पड़ेगा कि किस टाइप से इवैल्यूएशन हो रहा है और प्रेसिडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहेगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। अब देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो प्रेसिडेंट के रोल को सपोर्ट करते हैं, बट आपको एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और वो पॉलिटी का है तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट से रिलेट होते हैं वो मेंशन करने हैं। चाहे आप उसको इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं या फिर कहीं पे बॉडी में यूज कर सकते हैं। तो अब इनके डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, बट आप देख लीजिएगा आर्टिकल 52, 53, 61, 70 के अराउंड के जितने भी आर्टिकल्स हैं, इन सारे आर्टिकल्स को आप देख के एक बार ठीक से समझ लीजिएगा। ठीक है, 72। तो इन सभी आर्टिकल्स को आप यूज करके मेंशन करें कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय दिस एंड दिस, हाउ ही विल बी इम्पीच्ड, ही और शी विल बी इम्पीच्ड, और उनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स क्या क्या होती है। ऑल दिस इज कवर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। इस पे एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, बट ब्रॉडली देखिए इलेक्शन प्रोसेस समझना यहाँ के स्कोप के बियॉन्ड है, बिकॉज ये एक बहुत बेसिक सी बात है कि उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एमपीज एमएलए इलेक्ट करते हैं, हर एक एमपी और एमएलए के वोट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, यानी कि इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो अ प्रोपोर्शनल इलेक्शन। ठीक है, जहां पे विनर को 50% से ऊपर वोट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये रूल है प्रोपोर्शनल इलेक्शन का। दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट बिकॉज इंडिया इज अ रिपब्लिक एज वी हैड डिस्कस्ड इन द केस ऑफ प्रियम्बल, तो अगर रिपब्लिक है इसका मतलब है कि इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट हु इज द प्रेसिडेंट शैल बी डन ओनली बाय द पीपल। लोग कैसे इलेक्ट करते हैं? लोग अपने एमपीज और एमएलए को इलेक्ट करते हैं। सिटीजन्स में जो वोटर्स होते हैं वो एमपीज और एमएलए को इलेक्ट करते हैं, और यही एमपीज और एमएलए जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली इट इज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया whoever are the voters who are electing the president, and this is why India is republic. India is not a monarchy. Now we'll have to evaluate the election process कि इलेक्शन प्रोसेस में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, देखिए कुछ इसमें पॉजिटिव्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट के जो रोल्स होते हैं कभी कभी ही कैन एक्ट एज अ पावर सेंटर ऑल्सो। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे परफॉर्मेंस के समय में, बट समवन कैन एक्ट एज अ पावर सेंटर एंड वी डोंट वांट 2 पावर सेंटर्स इन द कंट्री। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। दिस इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ 2 swords, राइट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का बेसिक मतलब यही होता है कि जो प्रेसिडेंट बन रहा है उनके पास एक्चुअल पावर्स हर टाइम पे वील्ड करने को ना हो। एक्चुअल पावर्स किसके पास होती हैं? दैट इज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब पहली चीज आपने समझ ली कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड चीज की इसकी वजह से ऐसा होता है कि कई लोग जो डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, बिकॉज चुनाव में मनी पावर, मसल पावर वगैरह का भी इस्तेमाल होता है फॉर एमपीज एंड एमएलएस, करोड़ों में खर्चे होते हैं। तो जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, स्टिल जो काफी प्रोमिनेंट से लोग हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट की इलेक्शन में आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग ने अभी फोटो देखी थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये एक्चुअल इलेक्शन तो शायद कभी ना लड़ पाते और ना ही ये कहीं से जीत पाते,
but he became the president of India because of this indirect election process, right? तो this is the second positive. अगर हम लोग कुछ नेगेटिव्स की बात कर लें तो डेफिनेटली एक नेगेटिव तो ये है ही कि इसमें चांसेस होती है कि एक पपेट पर्सन भी प्रेसिडेंट बन सकता है। अब पपेट का वर्ड जो होता है डेरोगेटरी वर्ड में यूज किया जाता है और ये दोनों ही लोगों के लिए यूज होता है, एक तो गवर्नर ऑफ स्टेट और दूसरा प्रेसिडेंट के लिए। रबर स्टैंप भी बोला जाता है कई सारे स्कॉलर्स के थ्रू, बट अगर सही कन्वेंशंस को फॉलो किया जाए तो ना ही ये रबर स्टैंप है और ना ही ये पपेट्स हैं। ये अभी हम लोग परफॉर्मेंस के थ्रू देखेंगे कि अभी तक के हमारे प्रेसिडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हो गए। इसके अलावा आपको जो चीज देखनी है वो है पावर्स। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है? तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो डेफिनेटली इनके पास बहुत सारी पावर्स होंगी। अब देखिए पावर्स बहुत सारे फैक्टर्स में डिवाइड की जा सकती हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये सभी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है और ये बेसिक्स आप फाउंडेशन कोर्स में देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या होता है। तो सम्मन करना, प्रोरोग करना, इन तरीके की चीजें लेजिस्लेटिव पावर हो गई। एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पे ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, तो वो साइन करते हैं जितनी भी चीजें होती हैं जो स्टेट से रिलेट होती हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं। जुडिशियल में ये अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। मिलिट्री में ही इज द हेड ऑफ द इंडियन मिलिट्री ऑफ द 3 आर्म्ड फोर्सेस। और डिस्क्रिशनरी पावर्स इनके पास कुछ एक होती हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंटली अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है इलेक्शंस में, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पे पहला रिप्रेजेंटेशन किसका होगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की। सम्मन और प्रोरोग करने की भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास है। लोकसभा डिसॉल्व करने की भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है अगर मेजॉरिटी नहीं है रूलिंग पार्टी के पास, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है तो बेसिकली ये सारी पावर्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन पावर्स से रिलेटेड आता है प्रेसिडेंट का, तो आपको उसको डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करना है और डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करके सारे बेसिक पॉइंट्स को मेंशन कर देना है अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। ये आपके आंसर को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है। तो देखिए रोल ऑफ प्रेसिडेंट में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं नेशन में वो सब नॉमिनली प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। सेकेंडली ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो, है ना। तो इफ ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इट मींस कि इनका लेजिस्लेटिव रोल भी होता है। और लेजिस्लेटिव रोल ये होता है कि कोई भी बिल जो कि पार्लियामेंट से पास हो रहा है वो इनके एसेंट के बिना लॉ नहीं बन सकता। बिल मतलब कि जब तक वो लॉ नहीं बनाए, जब तक वो प्रपोज्ड है, इनके एसेंट के बिना वो बिल पर्टिकुलर जो है वो लॉ नहीं बन सकता। तीसरा इनका रोल होता है स्टेट्स में। स्टेट्स में क्या रोल होता है? तो स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाए तो वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल रख सकता है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब हो गया कि अब जो है स्टेट्स का भी, उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नेंस जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ गया। और प्रेसिडेंट जनरली इस काम को किसी और को डेलीगेट कर देते हैं, जनरली गवर्नर के हाथ में ये सारी पावर्स होती हैं। बट स्टिल दिस इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट कि उनका स्टेट्स में भी इंटरफेरेंस होता है। चौथी चीज अगर आप देखें कि अब तीसरा बचा जुडिशियरी। हमने पार्लियामेंट की बात कर ली, एग्जीक्यूटिव ये खुद ही है, अब बचा जुडिशियरी। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भी प्रेसिडेंट ही करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि हायर जुडिशियरी के लिए होते हैं। और इन सभी अपॉइंटमेंट्स में ऑल्दो अभी तो कॉलेजियम का रूल बन गया है जिसके बाद प्रेसिडेंट का रोल सिर्फ सेरेमोनियल हो गया है, स्टिल ऑल द अपॉइंटमेंट्स विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली। यानी कि प्रेसिडेंट हैज अ रोल इन द जुडिशियल ब्रांच, in the legislative branch as well as constitutional head. He also has a role in the executive branch. He also has a role in the states यानी कि फेडरलिज्म में भी, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गन्स को देखेंगे, हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर अगर आप देखें तो 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। और यही सेम 3 होते हैं स्टेट लेवल पे भी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये स्टेट लेवल पे।
और ये सेंट्रल लेवल पे। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट का रोल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां पर भी है, एग्जीक्यूटिव में यहां पर भी है, और टू सम एक्सटेंट यहां पर भी है। यानी कि प्रेसिडेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ द टीयर्स एंड ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको आप मैट्रिक्स बना के भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये सेंटर और स्टेट हो जाएगा और यहाँ पे तीनों ऑर्गन्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का इनका रोल होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वेरियस अपॉइंटमेंट्स, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर का हो गया, या फिर मान लीजिए कि अटॉर्नी जनरल का हो गया, सीएजी का हो गया, ये सारे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं। यूपीएससी का भी इनफैक्ट जो भी मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक और सिक्स्थ चीज है, वो है पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कंसीडरिंग कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो मान लीजिए कि आज जैसे सेंटर में आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल को मान लीजिए अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, तो जो पीसफुल ट्रांजिशन होता है पावर का, जैसे कि 2014 में हुआ या 2004 में हुआ, तो वो पीसफुल ट्रांजिशन में प्रेसिडेंट का रोल होता है कि इन बिटवीन का जो भी चर्निंग हो रही है उस चर्निंग को वो रिजॉल्व करेंगे वहां पे। और कई सारे कंट्रीज में इनफैक्ट पीसफुल ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, वहां पे प्रोटेस्ट हो जाते हैं, रिवॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो टू देयर क्रेडिट ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैव एंश्योर्ड दैट इंडिया हैज अ पीसफुल ट्रांजिशन। ये उनका काफी अंडरस्टेटेड सा रोल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इश्यूज। तो अब किस टाइप के इश्यूज आते हैं? तो इश्यूज देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट का रोल जिस तरीके का डिफाइन किया गया है उस हिसाब से वो सेरेमोनियल हेड है, बट स्टिल कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। जैसे सबसे पहला इशू तो यही होता है कि वो एक सेरेमोनियल हेड ही है, यानी कि उनके पास कई बार रियल पावर्स नहीं रहती हैं। जो भी पावर्स उनके नाम से विल्ड की जाती हैं उसमें एक्चुअली उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कि जब 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद से जो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। एक बार वो रिटर्न कर सकते हैं, बट एक बार रिटर्न करने के बाद सेकेंड टाइम दे हैव टू अग्री टू व्हाट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पार्डनिंग पावर की बात करें, तो पार्डनिंग पावर में कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया किसी पर्टिकुलर पर्सन को, बट एक्चुअली दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो जो पार्डनिंग पावर है, अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे श्री राजीव गांधी, उनके जो किलर्स थे उनकी पार्डनिंग एक इलेक्टोरल इशू भी बन चुका है, और उसमें कई बार पॉलिटिक्स भी होती रहती है। तो ये एक इशू है कि पार्डनिंग पावर जो है इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये दो छोटे मोटे इश्यूज थे। बाकी वील टॉक अबाउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब देखिए, अब जब आप लोग मेंस का आंसर लिखेंगे बीपीएससी के लिए, तो ये सारी बातें जो थ्योरेटिकल बातें हैं ये तो हमने कर ली, बट उस आंसर को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक से समझाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें ये भी बता पाए कि एक्चुअल में क्या हुआ है। हमारा अराउंड 70-75 ईयर्स हो चुके हैं हम लोग को, तो जो भी प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, उन्होंने क्या क्या किया, कंट्रोवर्सीज क्या क्या हुई, ये सारी बातों पे एक हल्का सा ब्रीफ डिस्कशन। तो चलिए पहले बात करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप इनके परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहेंगे तो बस एक चीज के बारे में ध्यान रखना है कि एक हिंदू कोड बिल आया था जिसपे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू के व्यूज डिफरेंट थे, और इन्होंने इस बिल को रिटर्न कर दिया था। ये बात आप मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी बिल्स रिटर्न किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था, जब उन्होंने एक बार इस बिल को रिटर्न कर दिया, फिर काफी यूएन क्राई हुआ, फिर काफी डिस्कशंस हुए, और इस तरीके के एक्टिविटीज देखी गई। तीसरा देखा जाता है कि श्री के.आर. नारायणन, इनको काफी एक्टिव प्रेसिडेंट माना गया है। तो श्री के.आर. नारायणन ने जो है 2-3 काम किए थे। सबसे पहला कि 97 में यूपी की गवर्नमेंट को सैक करने का रिकमेंडेशन आया था इनके पास, जिसको इन्होंने मना कर दिया था। इनका कहना था कि अभी सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई है,
कि यूपी की गवर्नमेंट को वहां पे सैक किया जाए। सेकेंडली 11th लोकसभा को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया था, जिस टाइम पे गुजराल गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई थी। थर्ड, इन्होंने जो एक काम किया कि इन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोला था कि राज्यसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए टू डिस्कस कारगिल वॉर। वाजपेयी जी ने बोला था कि उस समय उनकी गवर्नमेंट सिर्फ एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी, बट इन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है और आप एक सेशन बुला सकते हैं वहां पर, ठीक है, टू डिस्कस द कारगिल वॉर इन द राज्यसभा। फोर्थली, इन्होंने बिहार से रिलेटेड भी एक रिटर्न किया था। बिहार के गवर्नर उस समय पे थे श्री सुंदर सिंह भंडारी। उन्होंने बिहार में प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड किया था क्योंकि यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा था। उन्होंने क्राइम के फिगर्स को साइड करके बोला कि यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है। के.आर. नारायणन ने ये रिटर्न कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एनसीआरबी के डेटा को साइड किया और बोला कि बिहार में जो क्राइम है और बाकी जगहों पे जो क्राइम है उसमें इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल को लाया जाए। ठीक है, तो हम लोग ने 3 लोग के बारे में पढ़ लिया। अब इसके अलावा बाकी अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे देखना चाहें तो कहा जाता है कि ज्ञानी जेल सिंह ने भी कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए थे, बट इनका एक जो बिल काफी डिस्कस होता है वो है पॉकेट वीटो, जो इन्होंने किया था पोस्टल बिल के साथ। पॉकेट वीटो मतलब कि पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि आपने किसी बिल को लेके जेब में रख लिया, ना उस पर कुछ एक्शन लिया ना कुछ और किया। इन्होंने बेसिकली वही काम किया था कि इन्होंने उस बिल को ना अप्रूव किया और ना रिजेक्ट किया, बस अपने पास वो इस बिल को रखे रहे। तो ये पॉकेट वीटो का ज्ञानी जेल सिंह जी का था। तो फाइनली अगर आप देखें तो अच्छा हाँ, एक और आपको कंसीडर करना चाहिए, वो है 1975 में इमरजेंसी। दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस बाय द प्रेसिडेंट कि उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी या फिर इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी 1975 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बाय एंड लार्ज इंडियन प्रेसिडेंट्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और उन्होंने जो भी रोल दिया गया था, उनका असाइंड रोल था, उन्होंने उस रोल को फुलफिल किया है। बट कुछ एक जगहों पे प्रॉब्लम रही है। तो अगर हम एक बार वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा भी गया था पहले कि इज ही लाइक एन ओल्ड मैन इन द फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव। तो देखिए बेसिकली ऐसा नहीं है कि ही कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। अभी हम लोग ने देखा कि व्हाट ऑल कैन द प्रेसिडेंट डू, राइट। ही इज लाइक एन ओल्ड मैन इन द फैमिली, क्यों? क्योंकि उनकी अथॉरिटी चलती है, ठीक है, उनकी अथॉरिटी मानी जाती है एंड ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इफेक्टिव, जैसा कि हम लोग ने डिफरेंट एग्जांपल्स में देखा। इनफैक्ट उनका एक बहुत बड़ा मॉरल फोर्स होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी एक पर्टिकुलर बिल को रिटर्न कर दिया तो उसको बहुत सीरियस सी बात मानी जाती है, यानी कि ही कैन डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ इफेक्टिव थिंग्स इन द फैमिली। ऑल्दो दिस इज ट्रू कि इफ देयर आर नॉटी यंग मेंबर्स जो दोबारा से उसी बिल को पास कर दें विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट द प्रेसिडेंट हैज सेड, विदाउट यूजिंग हिज एक्सपीरियंस, तो फिर बात अलग है, फिर तो उसके बाद द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी हैव सीन कि द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इज एंड द प्रेसिडेंट हैज दिस पर्टिकुलर रोल। आप जितना भी हम लोग ने डिस्कशन किया उतना अगर हम लोग पार्ट कंसीडर कर लेंगे सारा कुछ, तो जो क्वेश्चंस आए हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो सारे कवर हो जाएंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.